नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम हिंदी की सीरीज चला रहे थे चैप्टर वाइज। तो पहला हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ण व्यवस्था। तो उस चैप्टर में हमने स्वर के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी कर लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं व्यंजन के बारे में। ठीक, तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो सिंपल शब्दों में, छोटे शब्दों में अगर हम कहें तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो क ख ग घ, ठीक है, ये वाली जो लाइन है क व ख, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो ये क वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम क वर्ग। तो क वर्ग में कितने व्यंजन हैं? तो ये 5 व्यंजन हैं, क ख ग घ अड़ा। ठीक है, उस प्रकार इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? च वर्ग। क्या बोलते हैं? च वर्ग। ठीक है, ये वाली लाइन को बोलते हैं हम ट वर्ग, और त वर्ग वाली लाइन को बोलते हैं त वर्ग, और ये वाली प वर्ग। ठीक है, तो ये हो गए वर्ग। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन हैं, तो ये हैं त थ द ध न। ठीक है, और अब देखते हैं आगे। ये ऊपर ही एक लिखा है, इसको बोलते हैं वर्ग 1, और इसको बोलते हैं वर्ग 2, और इसको कहते हैं वर्ग 3, और इसको बोलते हैं वर्ग 4, और ये वाला वर्ग 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण इधर हो गए। 1 2 3 4 5, अगर हम देखेंगे तो 5 5 25, तो ये टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। कितने वर्ण हैं ये? 25। और हैं कितने टोटल? 33 हैं। तो देखेंगे 25 ही हो गए। और बाद में देखो य र ल और व, इसके बाद सलजम वाला, षटकोण वाला, सपेरा और ह। ये 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो ये टोटल 35 है। ठीक है, चलिए, तो ये जो 25 वर्ण हैं, ये जो 25 वर्ण हैं, एक बार देखेंगे, ये जो 25 वर्ण हैं, ये व्यंजन हैं, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन जो ये 25 है, इनको बोलने के लिए जीभ मुंह के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। अब इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वर्ग बना रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने देख ही लिया कि इनको ये जो है स्पर्शी व्यंजन भी इनको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखो ये था पंचमा अक्षर, ये 5वीं लाइन है, जो 5वीं लाइन, जो ये 5वीं लाइन है, इसको हम बोलते हैं पंचमा अक्षर। ये 5वीं लाइन को बोलते हैं हम पंचमा अक्षर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो ये जो 4 व्यंजन है, य र ल व, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? अंतस्थ व्यंजन। इनको बोलने से ना अंदर, पेट के अंदर से जोर लगाना पड़ता है, अंतस्थ व्यंजन, इसलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। य र ल, देखो बोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो य को बोलेंगे ना य, तो अंदर से जोर लग रहा है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, य र ल व। ठीक है, अगला है ऊष्मीय व्यंजन, या इसको बोलते हैं संघर्षीय व्यंजन। ये कौन से हैं? सलजम, सपेरा और षटकोण और ह। ये 4 जो हैं, इनको अगर बोलेगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमने कितनी देखी? 4, और ऊष्मीय व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4 है। ऊष्मीय व्यंजन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको बोलने से मुंह से ऊष्मा मतलब गर्म हवा निकलती है। बोल के देखेंगे तो श बोल के देखो तो मुंह से गर्म हवा निकल रही है। चारों बोलेंगे तो गर्म हवा निकलेंगी, श ह, तो मुंह से गर्म हवा निकल रही है, गर्म ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। इसलिए कहते हैं संघर्षी। क्यों कहते हैं इसको?
क्योंकि इनको बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देखो श थोड़ा ताकत लग रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। श ह बोलने से ताकत लग रही है, तो इसको इसलिए इसको संघर्ष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगर आपसे पूछेगा संयुक्त व्यंजन की कितनी संख्या है, तो 4 है। एक बार हमने पढ़ा था आगे, जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ये तो था संयुक्त स्वर, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये वाला क्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, फिर आता है अर्धस्वर। अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? 2। इनको अर्धस्वर य और व। अर्धस्वर कौन से हैं? य और व। इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग कहीं कहीं स्वर के स्थान पर हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने लिखा महिलाएं, ये लिखा ना महिला, य लगाया ना पीछे य। अब इसकी जगह पर हम क्या कोई स्वर लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। देखो अब मैंने ये लिख दिया महिलाएं, तो ये भी तो सही है। महिलाएं, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमने य की जगह ए प्रयुक्त कर दिया, तो ये एक क्या है? स्वर है। तो इसलिए हम जब य की जगह पर हम ए की जगह पर य प्रयुक्त कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको अर्धस्वर कहते हैं। तो ठीक है, तो दूसरा देखो वो, जो वो है ये वाला, इसको देखो। जैसे मैंने लिख दिया को वा, क्या लिख दिया? कोवा। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ को आ, बात एक ही हुई। तो ये वा के स्थान पर हमने आ प्रयुक्त कर दिया, तो आ क्या? एक स्वर है। तो इसलिए वे व्यंजन जिनको स्वर के स्थान पर हम प्रयुक्त कर सकते हैं उनको अर्धस्वर कहते हैं। तो अर्धस्वर की संख्या कितनी है? 2, य और व। ठीक है, चलिए आगे। पार्श्विक वर्ण या व्यंजन कौन सा है? तो लौ। कौन सा है? लौ। पार्श्विक का मतलब मध्य, जो जीभा के मध्य से बोले उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये लौ है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ठीक है। अगर पार्श्विक स्वर पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा कि पार्श्विक स्वर कौन सा है, तो पार्श्विक स्वर है अ, छोटा अ बोलेंगे तो मध्य से बोलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण, लुंठित का मतलब होता है वाइब्रेट। क्या मतलब होता है? वाइब्रेशन या वाइब्रेट। ठीक है, तो ऐसा वर्ण जिनको बोलने से अपनी जीभा वाइब्रेट हो। तो देखो रॉ है, रॉ बोलेंगे तो जीभ वाइब्रेट हो रही है ना। बोल के देखो एक बार, रॉ। तो जब इसको बोल रहे हैं तो जीभ वाइब्रेट हो रही है, लुंठित हो रही है, इसलिए इसको लुंठित वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर स्वर की कभी बात पूछेगा तो लुंठित स्वर कौन सा है? तो री, जो री से ऋषि है उसको लुंठित स्वर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उक्षिप्त व्यंजन। कौन सा है? उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये वाला, ये और ड, ई, ड और ढ। नॉर्मल इसको ढ पढ़ देंगे, ड, और इसको पढ़ेंगे ढ, और इसको ढ, ड ढ। लेकिन जब नीचे बिंदी बन जाएगी तो इसको झटके से बोलेंगे, आ लग जाएगी इसके सामने, अड़ और अढ़। ठीक है, तो ये जो व्यंजन हैं, जो ये व्यंजन हैं, इनको क्या बोलते हैं? उक्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये पूर्णतः हिंदी में विकसित होते हैं, पूर्णतः हिंदी में विकसित होते हैं। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात और उक्षिप्त व्यंजन इन्हीं का ही नाम है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। ठीक, आगत स्वर, आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन कौन कौन से? आगत स्वर हमने देखा तो आगत स्वर था ये वाला आगत स्वर। अब व्यंजन की बात कर रहे हैं तो आगत व्यंजन कौन से? ये वाले देखो, अ, क, ख, ग। इनके नीचे हम नुक्ता वर्ण लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? व्यंजन, आगत व्यंजन। वे वर्ण जो बाहर से आए हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। यह वर्ण अरबी व फारसी भाषा से लिए गए। किससे लिए गए? अरबी व फारसी भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इनको नुक्ता वर्ण भी कहते हैं। नुक्ता वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच चिन्ह लगा ना, नुक्ता, देखो नुक्ता चिन्ह लगा, तो इसलिए इनको नुक्ता वर्ण भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजनों के प्रकार।
या व्यंजनों का वर्गीकरण, जिस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला है व्यंजनों का साधारण वर्गीकरण, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि स्पर्शी और संघर्षी, स्पर्शी व वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो ये 25 हैं। हमने देख लिए कौन से थे 25 क से लेकर, ठीक है, क वाला, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की संख्या भी कितनी, 4 है। तो ये हमने देख लिए थे। तो ये था व्यंजनों का साधारण वर्गीकरण, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा घोष या सघोष के आधार पर, ठीक है। घोष का मतलब होता है कंपन या वाइब्रेशन। तो घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इनको सही तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो अघोष, अघोष, इसको अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इसका अ का अ और प्लस घोष से बनेगा। आ का मतलब होता है नहीं, और घोष का मतलब होता है कंपन, तो अर्थात कंपन नहीं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं अघोष, ठीक है। देखो वे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन नहीं होता है, तो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। इसका उल्टा विपरीत देखेंगे, सघोष को तोड़ेंगे, तो सा का मतलब होता है स और घोष। सा का मतलब साथ या सहित, और घोष का मतलब कंपन, अर्थात कंपन रहित, सहित। वे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन होता है, तो क्या कहलाता है, सघोष। घोष और सघोष। चलिए देखेंगे इनकी संख्या कितनी है। तो अघोष की संख्या पूछेगा तो कितनी है, 13, और सघोष की या घोष की संख्या पूछेगा तो 20 है, ठीक है। सघोष व्यंजन कितने हैं, 20 है, ठीक है। देखो वर्ग 1 व 2 के व्यंजन, देखो एक प्रत्येक वर्ग में कितने, 5 होते हैं ना, जैसे हमने 1 2 3 लिखा था, ठीक है। 1 2 3 4 से लिखा था, इसमें नीचे कितने थे, 5 5 थे। तो एक वर्ग में 5, 2 में भी 5, ये कितने हो गए, 5 5 10, और ये 100, इन तीनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। उस प्रकार इधर देखें तो ये सघोष व्यंजनों की संख्या 20 है, ठीक है। ये 3 वर्ग 5 4 वर्ग और 5 वर्ग में कितने 5 5 होते हैं, कितना हो गए 15, और या रा ला व हा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कितने हो गए 20, टोटल दोनों को मिला देंगे तो ये 20 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे, ये तो व्यंजन की बात करेगा, अगर आपसे पूछा, ध्यान से देखेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखो इनको, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा, ऐसे इधर कर देता हूँ, यदि पूछेगा कि सघोष व्यंजन कितने हैं, तो भैया 20 हैं, ठीक है। कितने हैं, तो 20 है। लेकिन पूछेगा कि सघोष वर्ण कितने हैं, तो 31 है। कितने हैं, 31 है। इसको ध्यान से समझना, जब व्यंजन की बात बोलेगा, जब वो कहेगा व्यंजन, तो उसमें सिर्फ व्यंजन तो आएगा, लेकिन जब वो वर्ण पूछेगा, वर्ण, तो वर्ण में एक तो व्यंजन भी आएगा और दूसरा स्वर भी तो आएंगे, स्वर भी तो वर्ण होते हैं। तो इसलिए ये सभी के जब ये सब जो स्वर होते हैं, जो सभी के सभी स्वर होते हैं, स्वर किस में गिने जाएंगे, तो सघोष में गिने जाएंगे। देखो ये मैंने लिख रखा है, सभी स्वर सघोष होते हैं। अब स्वर कितने होते हैं भैया, 11 ही होते हैं। तो अगर हम 20 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होता है भाई, 31, तो ही लिखा है 31, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो अगर आप पूछे, देखो ध्यान से रखना, ध्यान देखना, इसमें पूछे अगर सघोष व्यंजन पूछेगा तो कितने हैं 20, लेकिन सघोष वर्ण पूछेगा तो 31। 31 कैसे हुआ, तो 11 इसमें जो स्वर होते हैं वो जोड़ लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको याद करने का तरीका सिर्फ इतना सिंपल है। देखो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि इनको याद कैसे किया जाता है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो याद करने का तरीका यही है कि इन दोनों में से सघोष, अघोष और ये कौन सा हो गया, सघोष, इन दोनों में उस चीज़ को याद करो जो सबसे कम है, जिनकी संख्या सबसे कम है। अब कम में देखें तो सबसे कम संख्या हमें पता है अभी 13 है, कौन सी है, 13 है ना। तो इस 13 वाला को मतलब अघोष को याद कर लेंगे। अब इस 13 के अलावा जो भी हमसे व्यंजन पूछेगा या स्वर पूछेगा या वर्ण पूछेगा, तो किस में डाल देंगे, हम सघोष में डाल देंगे। तो इन दोनों में से हम उसको याद करते हैं जिसकी संख्या कम है। तो अघोष की संख्या कितनी है भैया, 13 है, तो हम 13 ही याद कर लेते हैं, इसके अलावा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ध्यान रखना कि अघोष में हमें याद क्या रखना, अघोष में याद रखना, अघोष हम याद कर रहे हैं क्योंकि सबसे कम है इसमें संख्या, अघोष।
अघोष में हमें याद रखना है कि इनकी टोटल संख्या कितनी है भैया, टोटल संख्या कितनी, 13 है। अब 13 में एक चीज़ याद रखना आपको, 12। 12 याद क्या क्यों रखना है, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2, एक वर्ग 1 और वर्ग 2, इसमें भी 5 होते हैं और इसमें भी 5 होते हैं। कितने होंगे, 10, बचे कितने, 3, और 3 में कौन से, तीनों 100 वाले, तीनों 100, एक ये 100 और ये वाला 100 और ये 100, 10 और 3 कितने होंगे, 13। तो ये हमें 13 याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी पूछे तो वो क्या होगा, सघोष या घोष। तो ठीक है, एक बार हम देख लेंगे इसको। यहाँ हमने ऊपर बना रखा है, एक और इधर देखते हैं, सारणी बना रखी थी हमने, हाँ ये वाली सारणी देखो। तो हमें याद करना, क्या करना याद था, क्या याद करना था, अघोष। क्या याद करना था, अघोष। क्यों याद किया हमने इसको, क्योंकि इसमें भाई कम संख्या है। तो कितनी संख्या है भैया, 13, और 13 के साथ आपको क्या याद रखना है, 12। 12 का मतलब क्या आता है, एक वर्ग और 2 वर्ग। अब भैया एक वर्ग कौन सा है, एक ये वर्ग हो गया, देखो एक मिनट सॉरी, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्या देखा, अघोष पढ़ रहे हैं ना भैया, अघोष। अघोष हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इनकी संख्या कम है। कम मतलब कितनी है, 13। कितनी है, 13। 13 में याद क्या रखना है हमको, 12। 12 मतलब एक वर्ग और 2 वर्ग। अब एक वर्ग कौन सा है, ये वाला देखो ना, ये वाला, ये ना, ये है एक वर्ग और 2 वर्ग। देखो इनमें 5 5 है, देखो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हो गए भैया, 10 हो गए। और क्या याद रखना है आपको, इसके अलावा 300, कौन सा सा, सलजम वाला, षटकोण वाला और सपेरा वाला, 3 ये हो गए और 10 ये हो गए, 13। बस इतनी बात खत्म। अब भैया इसके अलावा कुछ भी पूछे, जैसे पूछ लिया मान लो धा पूछेगा कि सघोष है कि अघोष है, तो हमें याद क्या है, हमें सिर्फ अघोष याद है। अगर अघोष 13 में से ये आ रहा है तो मतलब ये अघोष होगा, और 13 में ये नहीं आ रहा है तो ये सघोष होगा। तो क्या धा हम इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सघोष। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, इससे आपकी मेमोरी भी कम यूज़ होगी और आपको याद भी रहेगा। तो सघोष अघोष में हमें याद किसको रखना है, अघोष। अघोष में कितनी संख्या है, 13। ट्रिक याद क्या रखनी है, 12। 12 का मतलब एक का मतलब एक वर्ग, 2 वर्ग, 5 5 हैं तो कितने हो गए, 10, और तीनों 7, 13। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक दो बार इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। तो एक चीज़ की गारंटी है कि जब भी पेपर करने बैठोगे तो आपको कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम सघोष अघोष के बारे में पढ़ रहे थे। अब एक ध्यान रखो, एक क्वेश्चन है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन सही कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो ये है कि वह वर्ण जो ऊष्मीय तो है परंतु अघोष नहीं है। क्या नहीं है, अघोष नहीं है। ठीक है, तो अघोष नहीं है कह रहा ना, तो हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमें ये क्या कह रहा है कि वह वर्ण जो ऊष्मीय है। हमें पता है कि ऊष्मीय वर्ण कितने टोटल, कितने भैया, 4 ही हैं, तो 4 ही है ना, तो 4 हैं। अब 4 में से 4 कौन से थे, सलजम, वही उसमें जिसको ऊष्मा निकलती है ना बोलने से, षटकोण, सफेरा और हाथ से हाथी, ये 4 थे। अब 4 में करा, इन 4 में वह वर्ण जो ऊष्मीय तो है, ऊष्मीय तो है परंतु अघोष नहीं है। अब अघोष में कौन कौन से, देखो सलजम है, षटकोण है और सफेरा है, लेकिन ह नहीं है। तो ये तीनों तो है, तो क्या नहीं है, तो ह। तो ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है पेपर में कि अगर आपसे पूछे कि वह वर्ण जो ऊष्मीय तो है लेकिन क्या नहीं है, अघोष नहीं है, तो देखो ये लिखा भी है, देखो लिखा ना, वह वर्ण जो ऊष्मीय तो है लेकिन अघोष नहीं है, तो कौन सा है वो, ह आंसर है। चलो तो ठीक है, अब तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। तो कितने प्रकार से भैया, 2 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो चलिए इनको पढ़ते हैं सही से डिक्लेरेशन करके पूरी तरीके से। तो चलिए ठीक है, तो देखो अल्प जो प्राण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अल्प और दूसरा प्राण। ठीक है, अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब वायु। तो इसका अर्थ क्या बनता है, वे व्यंजन जिनको बोलने में वायु कम निकले तो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। नाम से ही पता चल रहा है।
और इनकी व्यंजन देखो, अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं, तो 19 है भैया, कितने हैं, 19, ठीक है। अब कौन कौन सा, देखो ये देखो लिख रखा है ना, वर्ग 1, 3, 5 के व्यंजन, मतलब देखो हम जब पढ़ते थे हम लिखा था ना, यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था, और यहाँ 5 लिखा था, ठीक है। तो एक में भी कितने 5 थे, 2 में 5, 3 में 5, 4 में और 5 में 5 थे, ठीक है। तो यहाँ था 1 में और 3 और 5। इसमें भैया इसमें भी कितने हैं, 5 वर्ण हैं, इसमें भी कितने हैं, 5 हैं, और इसमें भी कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो ये 5 5 कितने हो गए, 15, देखो लिखा है ना 15, और ये य र ल व, य र ल व 4, ये हो गए, तो 15 और 4 कितने हो गए, 19, तो ये 19 हो गए, ठीक है। ये सिर्फ किसकी बात करना है, ये सिर्फ बात कर रहा है किसकी, ये वर्ण की बात, व्यंजन की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भैया अल्प प्राण व्यंजन कितने, तो ये 30 हैं। उसी प्रकार जो हमने देखा था ना, वहाँ देखा था सघोष में, देखा कि सघोष व्यंजन कितने हैं, लेकिन सघोष वर्ण कितने हैं। उसी प्रकार यहाँ भी अल्प व्यंजन पूछेगा तो 19, लेकिन अल्प प्राण वर्ण पूछेगा तो कितने हैं, 30। अब 30 कैसे हो गए, देखो 19 तो क्या हो गई, ये व्यंजन हो गए, तो इसमें स्वर जो है 11, वो 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 30 हो जाएगा ना। तो अल्प वर्ण पूछेगा तो 30, तो अल्प व्यंजन प्लस सभी स्वर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो अगर आपसे पूछेगा भैया, आपसे अगर पूछेगा कि अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं, तो 19, अल्प प्राण वर्ण कितने, तो 30। चलो अब देखते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस प्राण। महा का मतलब होता है यादा, प्राण का मतलब होता है वायु। तो उसी प्रकार इसका अर्थ भी क्या बनता है, वे व्यंजन जिनको बोलने में वायु यादा निकले, तो क्या कहलाता है, महाप्राण। नाम से भी पता चल रहा है। इनकी संख्या, महाप्राण में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 14 है। 14 कैसे हो गया, 2 वर्ग और 4 वर्ग। कौन सा वर्ग, 2 वर्ग और 4 वर्ग। 2 में भी कितने हैं, 5, और 4 में भी कितने हैं, 5। 5 5 कितने हो गया, 10, और बाकी बचे कौन से, 4 ना। तो 4 कौन से हो गए, देखो 4 ही है ना, श श ह, तीनों सा और ह, 4 ये हो गए, 10 और 4 कितने हो गए, तो ये हो गया भैया 14, ठीक है। तो हमें याद रखना है, जब भी याद करते हैं तो हमें कौन सा याद रखना है, जो क्या हो, हाँ, जो क्या हो, कम हो, जो कम होगा वही तो याद करेंगे। तो हमने देखा था जो कम था उस समय हमने सघोष में भी वही देखा था, जो कम था उसको याद किया। तो इसमें देखेंगे जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण अगर व्यंजन पूछे तो 19, लेकिन अगर वर्ण पूछे तो 30। ये तो बड़ा हो गया, हमें याद करने को कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। चलिए, लेकिन अगर हम महाप्राण की बात करें तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 14। तो ये तो हम याद कर सकते हैं ना। तो 14 से ट्रिक याद कर रखनी है आपको, कि अगर जब भी आपसे पूछे कि भैया महाप्राण कितने हैं, तो कितने हैं, 14। ट्रिक क्या है, तो 24 और प्लस तीनों सा, श और ह, 4, तो ये हो गए। और दो वाले ग्रुप में 5 और 4 वाले ग्रुप में 5, 5 5 10 और 4 14, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसको हम एक तरीके से देखते हैं, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको समझाने का तरीका। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चलिए ये हो गया बड़ा। अब इसको समझेंगे तरीके से, देखो ध्यान से समझना। देखो दोनों की जो ना ट्रिक है सेम मिलती जुलती है। देखो कैसे, सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके, घोष के आधार पर, ठीक है। तो घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। घोष के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, 2। कौन सा, एक होता है अघोष और दूसरा कौन सा था, सघोष। दूसरा कौन सा था, अरे क्या हो गया भैया, दूसरा कौन सा था, स्वघोष, जिसको हम क्या बोलते हैं, घोष भी कहते हैं। अब इनमें याद कौन सा रखना है हमें, जो कम है। तो कम वाला कौन सा था, अघोष कम था ना। तो इसको हम याद करेंगे, इसको याद किया, देखो ये, तो अघोष में कितना था, 13। लेकिन इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक थी कितनी, 12 प्लस श और श, तीनों ये सा हो गए, लेकिन ये सा हो गए, और 12 का मतलब है एक वाला वर्ग में 5 और 2 वाले वर्ग में भी 5, 5 5 10 और 3 13, ये पूरा हो गया ना। तो उस प्रकार हमने देखा था। अब कौन सा, प्राणवायु के आधार पर भी, प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार में बटा गया, 2। एक कौन सा था, अल्प
ठीक है। और दूसरा कौन सा था, महाप्राण, तो हमें याद कौन सा रखना है, जो कम है, तो कम था महाप्राण वाला। कितनी संख्या थी इसकी, 14। अब देखो 14 है तो ट्रिक याद क्या थी इसकी, 24। ट्रिक क्या रखनी, याद रखनी है आपको 24। 24 प्लस तीनों सा 100 और हाँ, ठीक है। और 2 वाले में 5, 4 वाले में 5, 5 और 5 10 और 4 14, पूरे हो गए ना। ठीक है। अब दोनों का हम देखेंगे एक साथ ट्रिक कैसे दोनों की कंपेयर हो रही है। तो देखो घोष में पढ़ा था हमने क्या, अघोष, ठीक है। इसमें कितनी संख्या थी, 13। लेकिन अगर हम इसमें ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है 12 प्लस तीनों सा 100 और 100, ये तीन होंगे ना। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, प्राण की बात करें, तो हमने इसमें याद रखा है महाप्राण याद रखा है। कितनी संख्या है इनकी, 14। तो कोई यहाँ संख्या कितनी, 13, और इसमें कितनी है, 14। इसकी ट्रिक याद रखेंगे, इसकी ट्रिक याद रखो, इसकी ट्रिक कितनी थी, 12, और इसकी ट्रिक है 24। 12 दूना 24, मतलब 2 वर्ग वाला इसमें 5 होते हैं, 4 में इसमें भी 5 होते हैं, और बाकी तीनों सा है ना, श और एक उसमें जुड़ जाएगा हाँ। देखो मिलती जुलती तो है। अगर अघोष की संख्या 13, महाप्राण की संख्या 14, अघोष की ट्रिक 12, महाप्राण की ट्रिक 24, और इसमें तीनों श और इसमें एक चौथा भी जुड़ जाएगा हाँ। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो आगे क्या लिखा है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि सभी स्वर, जो 11 स्वर होते हैं, किस में आएंगे, अल्प प्राण में होते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी का पाणिनि कहते हैं। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं आगे। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने व्यवस्थित व्याकरण लिखी, क्या लिखा है, तो व्यवस्थित व्याकरण किन्होंने लिखी है, तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमने प्रकार पढ़ लिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा दोनों में स्वर का भी उच्चारण पढ़ते हैं और व्यंजन का भी उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, तो दोनों को हम मिक्स करके पढ़ लेते हैं, तो बेटर रहेगा। हमको दोनों याद करने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ याद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों, मतलब वर्ण में क्या आते हैं, व्यंजन प्लस स्वर का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो एक जगह हमने लिख लिया वर्ण, जितने चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, और दूसरी जगह लिख लिया उसका स्थान, और तीसरा नाम से क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया स्वर, देखो अ, आ, अह और क वर्ग। क वर्ग में जितने भी 5 के 5 आते हैं, क वर्ग में आता है ना, क आता है, फिर ख आता है, फिर ग आता है, फिर घ आता है, फिर ड़ आता है, ये 5 के 5 इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो अगर आपसे बोलेगा छोटा आ, बड़ा आ और अह और क वर्ग, ये चारों के चारों का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। कंठ का मतलब गला। इनको बोलने के लिए हमारे गले का प्रयोग होता है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उसका नाम क्या रख दिया है, कंठव्य। तो अगर बोलेगा कि जो अ है इसको क्या बोलेंगे, कंठव्य वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंठव्य वर्ण। बड़ा आ है इसको भी क्या बोलेंगे, कंठव्य वर्ण है, ठीक है। अह जो है इसको भी क्या बोलेंगे, कंठव्य वर्ण। जैसे क है, क को भी क्या बोलेंगे, कंठव्य वर्ण। ख को भी क्या बोलेंगे, कंठव्य वर्ण। तो ये क वाली जो पूरी लाइन है 5 के 5 कंठव्य वर्ण कहलाती है। ट्रिक आपको याद रखनी है के। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा हो गया। दूसरा देखते हैं, छोटा ई, बड़ी ई, चा वर्ग और य और श, ये सभी के सभी इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु। क्या है, तालु। तो जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे तालु कहते हैं। तो जो वहाँ से वर्ण बोला जाएगा उस वर्ण का नाम क्या है, तालव्य। देखो ई, देखो अगर आपसे पूछा ना तो आ वर्ण को क्या बोलते हैं, कंठव्य। उच्चारण के स्थान पर कंठव्य। अगर ई पूछेगा तो तालव्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ऋषि, टा वर्ग और र और षटकोण, ये श, ये सभी के सभी इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। जो दांत होते हैं, दांत के जो बीच में साइड में मसूड़े होते हैं उनको बोलते हैं मूर्धा, और इन वर्णों को वहाँ से बोला जाता है, और वर्णों का नाम क्या रख दिया है, मूर्धन्य, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे पूछेगा, देखो अगर पूछेगा ना री से ऋषि जो होता है या टा होता है, इनको क्या बोलते हैं उच्चारण के स्थान पर, मूर्धन्य। ओ को क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं कंठव्य। ई को क्या बोलते हैं, तालव्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ल, ये संस्कृत का वर्ड है, ल, तावर्ग और ल, ये सभी के सभी कहाँ से बोले जाते हैं, दंत, दांतों से टच होती है जब भी बोलते हैं, इनका जीभ जो हमारी दांतों से स्पर्श करती है। तो इन वर्णों का नाम क्या रख दिया है, दंतव्य या दंत्य रख दिया इनका नाम, ठीक है।
देखेंगे। अगर आपसे पूछेगा वही बात आ जाती है, अगर पूछेगा कि ओ को क्या बोलते हैं उच्चारण के स्थान पर, कंठव्य। ई को क्या बोलते हैं तो तालव्य। ट को क्या बोलते हैं तो मूर्धन्य। और ता को क्या बोलते हैं तो दंतव्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पावर का, पावर के पूरे के पांचों के पांच। ठीक है, उनका उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। क्या मतलब होता है इनका होंठ। होंठ से होंठ स्पर्श होते हैं आपस में तब बोलते हैं। देखो पा बोलेंगे तो होंठ टच हो रहा है, ओ बोलेंगे तो भी होंठ से बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन वर्णों का नाम क्या रखा गया है तो ओष्ठीय नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया ओष्ठ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग, इसको अंग से पढ़ने से पहले इनको ध्यान रखें कि हमने जो ट्रिक लिख रखी है इधर, ठीक है, ट्रिक लिख रखी है KTMDO, KTM2। ठीक है, तो KTM2, KTM कोई गाड़ी है जो किसी से चलाने के लिए मांग रहा है, KTM2। तो याद कैसे रखेंगे, देखो हमें वर्ग याद था ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कचट तप, जिसको याद नहीं होता वो ऐसे याद रख ले, कचट तप, कचट तप, कचट तप। ठीक है, कचट तप। इधर देखिए इतना KTM2, DO, KTM2। ठीक है, तो का वर्ग किससे कंठ से, चा वर्ग किससे तालव्य से, ट वर्ग किससे मूर्धन्य से, ता वर्ग किससे दंते से, पा वर्ग किससे ओठ से। तो ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है ना। अगर हम इसके साथ याद रखें कि क के साथ स्वर क्या थे, स्वर था क, देखो ये स्वर है ना, देखो क के क के साथ स्वर क्या था छोटा आ, बड़ा और अंग भी इसी के साथ था, अह भी इसी के साथ था। ठीक है, अगर हम च वर्ग के साथ देखेंगे क्या क्या स्वर थे, छोटी ई स्वर था और बड़ी ई स्वर था। इसके अलावा य और स, य और श भी इसी के साथ था। लेकिन अगर हम माँ मूर्धन्य के साथ देखें तो टा वर्ग के साथ र है और श है और री भी है। ठीक है, लूसेंट में आपको अलग अलग देगा लेकिन ये सटीक है, आप इसको याद कर लें, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, चलिए ये है एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं आगे। ठीक, अब जो अंग है, अंग जो वर्ण है, अंग जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान बोलेगा तो क्या है नासिका। जो नाक के बगैर इसको हम बोल ही नहीं सकते। अगर आप नाक बंद करेंगे ना तो अंग को बोल ही नहीं सकते हैं। तो अब इस नाम क्या रख दिया इसका नासिक्य, मतलब नाक से बोल रहा है तो नासिक्य। तो अगर बोलेगा नासिक्य वर्ण कौन सा है तो अंग, अंग क्या है एक नासिक्य वर्ण है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ए आई, ये दोनों स्वर हैं। ये दोनों स्वर किससे बोले जाएंगे कंठ और तालों का प्रयोग होता है, कंठ और तालों का प्रयोग होता है। देखो कैसे, अब देखो हमने पहले भी देखा था जो ये ए है ये किससे मिलकर बना है अ प्लस ई से मिलकर बना है, अ प्लस ई से मिलकर, तभी इसको अय बोलते हैं। और ये बड़ा वाला किससे मिलकर बना है अ प्लस ए से मिलकर बना है, इसलिए इसको अय बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा जो आ जो बोलता है आ हमने देखा था किससे भैया, किससे था वो कंठ सा। और ये किससे था, ये किससे था तालु से। ई किससे था तालु से था ना, ई तालु। ठीक है, ई तालु से था तो इसलिए इसको कंठ तालु बोला गया। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई कंठ तालव्य। क्या है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। चलिए आगे देखेंगे। ओ और औ ये दोनों जो स्वर हैं किससे बोले जाते हैं कंठ और होठ का प्रयोग होता है। देखो हमने जब शुरू में जब देखा था, जब उसमें पढ़ रहे थे स्वर में, तो हमने ये देखा था जो ये वाला है ओ, ये किससे मिलकर बना है और से मिलकर बना है प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है, प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। और आ हमने देखा आ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है होठ, ओष्ठ ओष्ठ ओष्ठ, ओठ से बोला जाता है ना ओष्ठ। ठीक है, तो दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा कंठस्थ, कंठोष्ठ बोल जाएगा। क्या बोला जाएगा कंठोष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ओष्ठ, और इनका नाम क्या है कंठोष्ठ। पूछेगा ना ऐसा पूछेगा कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन सा है, तो ये वाले हैं दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वो कहाँ से बोला जाता है दंत प्लस ओष्ठ। अगर ओठ आप बंद करेंगे तो वह बोला नहीं जाएगा, और दांत आप चिपका देंगे तो वह बोला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इन दोनों का प्रयोग होता है, तो इस दोनों को क्या बोलते हैं दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ एकमात्र व्यंजन है, उसका नाम क्या है वो। चलिए आगे देखते हैं। हा की बात आती है, इसका जिक्र बहुत ही कम किताबों में किया गया है, लेकिन इसका सटीक उत्तर क्या है हो जो है हो कहाँ से बोला जाता है स्वर यंत्र। हमारे गले में एक घंटी होती है ना, उसकी सहायता से ह बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया अंतःजीवा या अंतर्जीवा बोलते हैं इसको। तो अंतर्जीवा किसको बोलते हैं हा को। तो ठीक है, ये एनसीईआरटी के अनुसार मैंने आपको बताया था कि किस किस का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। चलो अब कुछ अन्य वर्ण हैं उनके बारे में देखेंगे। चलो ठीक है,
ये इन दोनों को मैंने शुरू में ही बात बताया था, अंग और अह को अयोगवाह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अ के योग से बने हैं, अ के योग से बने, देखो इनमें आ जुड़ा है ना, तो अ के योग से बने हैं, इसलिए इनको अयोगवाह बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे, अनुनासिक, क्या नाम है? अनुनासिक स्वर, विकसित स्वर व चंद्रबिंदु। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु बोलते हैं, विकसित स्वर भी कहते हैं और अनुनासिक स्वर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, विदेशी स्वर या आगत स्वर या अर्धचंद्र बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? अ। इसमें बिंदु हटा देंगे तो ये ओ बन जाएगा ना, तो इसको बोला था ना, ये आगत स्वर, अंग्रेजी जो शब्द होते हैं अधिकतर उनको बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टरों को लिखेंगे कैसे? ये ऊपर लगाएंगे ऐसे, डॉक्टर लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इधर, इसको ध्यान से समझना है। बड़े लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि कितने वर्ण हैं हिंदी वाला में, क्या है कितने है। अब आपका कन्फ्यूज़न सब दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा, सिर्फ ये पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे? 44। कितनी है? 44 है। क्यों? क्योंकि हमने देखे थे भैया, जो स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? तो स्वर हमने देखे थे 11 और व्यंजन कितने देखे थे? 33। इन दोनों को मिलाए देंगे तो कितना बन जाएगा? 44। तो वर्णों की खाली पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 है, ठीक है। तो ये देखो लिखे ना क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हिंदी में वर्णमाला में वर्णों का मूल स्वरों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। चलिए इससे आगे देखते हैं, ठीक है। अब बात आता है कुल वर्णों की बात। जब बोलेंगे कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। तो कैसे 52 हुए? तो हमने मूल वर्ण तो देखे थे कितने? चलिए ये देखे ना, अभी मूल वर्ण पूछेगा हिंदी में कितने? 44। लेकिन कुल वर्ण पूछेगा तो 52। 52 कैसे हुए हैं? तो 44 तो कौन से हो गए? मूल वर्ण। और संयुक्त वर्ण कौन से हो गए? 4। वो संयुक्त कौन से? हमने जब पढ़ा था ना, संयुक्त कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, श्री वाला, ये चारों जो हैं, ये चारों क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। 4 ये हो गए। और अयोगवाह, 2 अयोगवाह। अयोगवाह कौन? जो आ के योग से बने हैं। आ के योग से कौन? एक तो होता है भैया अंग और अह, ये दोनों कौन से? आ के योग से बने हैं, ठीक है। 2 ये हो गए, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, संयुक्त वर्ण हो गया, अयोगवाह हो गया, उच्छिप्त व्यंजन या जिसको ताड़नजात बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं इनको। ऐसे ड़ में अगर बिंदी लगा देंगे इसको अड़ा पढ़ेंगे, ढक्कन में अगर बिंदी लगाएं इसको अड़ा पढ़ेंगे। तो 2 संख्या इनकी होंगी। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। तो 2, एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि अगर पूछेगा कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। कितनी है भैया? 44 है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 44। और 44 ये देखो हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या 52। तो 52 कैसी हुई? 44 तो कौन थे? वो मूल वर्ण थे। और 4 कौन से हो गए? संयुक्त वर्ण हो गए। 2 कौन से हो गए? अयोगवाह हो गए। और 2 कौन से हो गए? उक्षिप्त या ताड़नजात हो गए। अगर हम इन सब को मिला देंगे, अगर हम इन सब को जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा? 52 बन जाएगा। 44 में 4 जोड़ा 48, 48 में 2 जोड़ा 50, 50 में 2 जोड़ा 52। तो कुल वर्ण पूछेंगे तो 52 है, लेकिन मूल वर्ण पूछेंगे तो 44 है, ठीक है। हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, हिंदी में कुल मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 56। भैया ये क्या हो गया? पहले हमने पढ़ देखा कि कुल मूल वर्ण कितने हैं? 44। कुल मूल वर्ण कितने थे? 44। फिर हमने देखा कि कुल वर्ण कितने हैं? 52, ठीक है ना। कितने हैं? 52 है, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है? कुल मानक वर्ण कितने, जिनको मान्यता भी मिली है, तो कितने हैं? कुल 56 है। अब 56 देखेंगे। कुल मानक वर्ण पढ़े थे हमने 52, लेकिन विदेशी व्यंजन कितने हैं? 3। कौन कौन से? ख, ज, फ में अगर हम नुक्ता चिन्ह लगा देंगे तो ये विदेशी व्यंजन होंगे ना। तो एक हमने विदेशी स्वर भी तो पढ़ा था, आगत स्वर, इसको बोलते हैं विदेशी स्वर। और 3 क्या हो गए? ये विदेशी व्यंजन। हालांकि ये इनकी संख्या है 5 संख्या है, लेकिन जो एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी कहता है कि ये 3 ही विदेशी व्यंजन कितने? 3 है। तो हमें एनसीईआरटी के तहत ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो 3 ये हो गए और एक स्वर हो गया। 3 व्यंजन विदेशी, 3 विदेशी व्यंजन और 1 विदेशी स्वर, ये कितने हो गए? 4। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे ना, तो 52, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो अब आपको ध्यान रखना है कि, अब ध्यान से देखना, थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ दोबारा से एक बार, ठीक है। यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, एक बार तो समझो, ठीक है। अगर अब आपसे पूछेगा कि हिंदी में मूल
वर्ण कितने हैं, तो हमने पढ़ा है कितने हैं भैया 44 है। लेकिन अगर पूछा है कि कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, तो वो भी हमने पढ़ा कितना है 52। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मानक वर्ण कितने हैं, हिंदी में मानक वर्ण कितने हैं, तो वो कितने हैं 56, जो अभी हम देख चुके हैं। दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का अलग अलग बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो एनसीईआरटी के अनुसार कुल विदेशी वर्ण कौन से हैं, कितने हैं 4 है। 4 देख लिया ना हमने, कुल 4 हैं, कितने हैं 4 हैं, 4 देख लिया हमने। देखो चलिए आगे देखते हैं। हिंदी क्या कह रहा है कि हिंदी के वर्णों का क्रम शब्दकोश के अनुसार, कि अब जो हिंदी की जो डिक्शनरी है उसमें किसका क्रम कैसे कैसे आता है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसको हम ढंग से समझेंगे। ठीक है, चलिए ये है, इसको अब सही से समझ लेते हैं। चलिए, हिंदी का जो डिक्शनरी है शब्दकोश से सबसे पहले उसमें आता है क के बाद आता है क्ष। क्या आता है, ये क्ष आता है। अब ये क्ष क्यों आया है, हमें पता होना चाहिए कि जो क्ष है, जो क्ष है, जो क्ष है, यह किससे मिलकर बना है, ये क से मिलकर बना है और श से मिलकर बना है। ठीक है, क से मिलकर बना है और श से मिलकर बना है, और इसमें प्लस अगर ढंग से देखेंगे तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, क, आधा षटकोण और अ, तीनों से मिलकर बना है। तो ये क से मिलकर बना है तो क के बाद ही आएगा हमेशा, तो ये क के बाद आया। ठीक है, उसके बाद वही सिंपल है। फिर देखो च, छ, ज, झ, ज्ञ, जौ के बाद गया। अब जौ के बाद ज्ञा ही क्यों आया, अब जौ के बाद ज्ञा ही क्यों आया, क्योंकि जो ज्ञा है, जो ये ज्ञा है किससे मिलकर बना है, जा प्लस इया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, इया से। तो ये जा से मिलकर बना है तो जौ के बाद आएगा। उसी प्रकार हम आगे देखें तो आगे देखेंगे त्रो के बाद ही क्यों आया, कि जो त्रो होता है, त्रो किससे मिलकर बना है, त प्लस र से मिलकर बना है। अगर इसमें हलंत लगाएंगे, इसमें हलंत लगा देते हैं तो यहाँ ओ बन जाएगा। ठीक है, तो ये इससे मिलकर बना है, तो से मिलकर बना है तो के बाद ही आएगा। उसी प्रकार ये शो यहाँ क्यों आया, देखेंगे ये श्रो के बाद ही क्यों आया, तो क्योंकि जो ये श्रो है किससे मिलकर बना है, ये सलजम वाला शो आधा है, यहाँ एक बार इसको बराबर करके, ये सलजम वाला जो है ये आधा है, प्लस रो भी आधा है, प्लस ओ, तो इससे मिलकर बना है, तो इसलिए शो से मिलकर बना है तो शो के बाद ही आएगा। तो ये इसलिए इससे पूछा जाता है कि जो चीज़ जिससे बनी है उसी के बाद ही आएगी। तो आपको ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ देखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पेपर में पूछ लेती है, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो हिंदी में भी थोड़ा सा अंदर घुस के टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि व्यंजनों को स्वर रहित करना। तो व्यंजनों को स्वर रहित कैसे करेंगे, तो देखो पहला तो देखो ऐसे करेंगे, खड़ी पाई वाले वर्ण जो इसे लांघ कर आगे नहीं जाते, उन्हें स्वर रहित लिखने हेतु खड़ी पाई हटाई जाती है। इनकी संख्या कितनी है, 22 है। अब ये क्या कह रहा है कि खड़ी पाई, अब खड़ी पाई क्या होती है, देखो ये जो डंडा है ये खड़ी पाई है। ठीक है, तो ये जैसे हमने क लिख दिया, ये को इस खड़ी पाई पर टिका है ना, तो क्या कह रहा है कि जो इसे लांघ कर, जैसे को है, को इसको लांघ कर जाता है ना, लांघ कर आगे नहीं जाता, नहीं जाने की बात कर रहा है। ऐसे कौन से, देखो जैसे खो है, खो खड़े पाई को आगे नहीं जाता है, गौ भी इसके आगे नहीं जाता है, घो भी इसके आगे नहीं जाता है, चौ भी इसके आगे नहीं जाता। ये बीच वाली जो डंडी होती है, जो बीच वाली डंडी होती है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। ठीक है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। कह रहा है कि वे वर्ण जो इसको पार नहीं करते, आगे नहीं जाते हैं, उनको आधा करने के लिए क्या किया जाए, उन्हें स्वर रहित लिखने हैं तो खड़ी पाई हटाई जाती है। ये खड़ी पाई हटा देंगे। जैसे मान लो चौ है, चौ खड़ी पाई है ना, इसको आधा करेंगे तो इसको हटा देंगे ना। तो जैसे मान लो मैं इरेजर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हटा दी मैंने, तो कैसे ये चौ आधा बन गया ना, ये चौ ऐसे बन गया ना। तो जो खड़ी पाई, वे वर्ण जो खड़ी पाई को लांघ कर आगे नहीं जाते, अगर उनको हमें आधा करना है तो हमें खड़ी पाई हटा देना है। जैसे खो लिखेंगे, खो को ये खड़ी पाई हटा दी। जैसे हमने गो लिख दी, गो को खाली ऐसे लिखेंगे ना आधा। अगर हम लिखे मो को कैसे लिखेंगे, आधा, ये लिख दिया। तो अगर आपसे बोलेंगे कि ऐसे वर्ण
जो खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं जाते हैं, इनको आधा करना है तो स्वर रहित करना है, तो क्या इनमें खड़ी पाई हटा देंगे। अगर इनकी संख्या पूछेगा तो इनकी संख्या कितनी है 22। ठीक है, संख्या कभी नहीं पूछेगा, अगर टफ बनाना होगा तो पूछ लेगा। चलिए अब इससे देखें ये 22 कौन कौन से, ये देखो लिख रखे हैं मैंने, देखो ख ग घ च ज झ ञ ण त थ ध न थ त थ ध। अब कह रहे हो कि दा क्यों नहीं आया। अब दा देखो, दा जो दा है ना, इसमें अगर आप देखोगे कि द क्यों नहीं आया बीच में, जो द हम लिखते हैं ऐसे, ये क्या खड़ी पाई भी लिखा है नहीं ना, ये खड़ी पाई वाला है ही नहीं। तो दो के आगे फिर उसके बाद म प ब भ म य र। अब बोलोगे कि यार र किस क्यों नहीं आया इसमें, र को कैसे लिखते हैं, ये कि खड़ी पाई इसमें आ रही है, नहीं आ रही ना यार। सौ, इसके बाद श श, ये टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 22 हैं। अगर आपसे पूछेगा ऐसे कितने व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, उनको आधा लिखा जा सकता है, तो 22 ऐसे हैं। ठीक है, चलिए पहला तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि भैया वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो खड़ी पाई को लांग कर आगे निकल जाते हैं, इस प्रकार के वर्णों को आधा लिखने के लिए या स्वरहित करने के लिए खड़ी पाई के आगे जाने वाले भाग को आधा कर दिया जाता है। ये भी सिंपल बात तो कह रहा है, ज़्यादा कुछ टफ थोड़ा है, सिंपल ही कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि भैया ऐसे वर्ण, जैसे खड़ी पाई हुई ऐसे वर्ण जो इसको पार करते हैं, जैसे क इसको पार कर गया, ठीक है, जैसे फ इसको पार कर दिया, तो दो ही ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, तो दो ही तो हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो खड़ी पाई वाले जो दो ही पार करते हैं, इनको आधा कैसे लिखा जाए, आधा कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि जो खड़ी पाई, जिसके खड़ी पाई को पार करता है उसको आधा लिखने के लिए जो खड़ी पाई के पार वाला भाग है ना, उसको आधा लिखेंगे। कहाँ तक, यहाँ तक लिखेंगे। जैसे कि मैंने को लिख दिया, इसको आधा कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे। फो को भी कैसे लिखेंगे, आधा करके यहाँ तक लिख देंगे। इसको मैंने लिख नहीं पाया क्योंकि इसमें टाइपिंग नहीं हो पाई, तो ये गलत लिखा है। अगर इसको आधा करना है ना, तो आधा करना है तो आधा इसको ऐसे करेंगे, जैसे को लिखा, को यहाँ आधा लिख देंगे। ठीक है, फो लिखा, फो को दो आधा लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे दो ही वर्ण हैं जिनको खड़ी पाई पार कर जाते हैं, उनको आधा लिखने का तरीका क्या है, तो पार वाला भाग आधा लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा। ठीक है, क्या कह रहा है, ऐसे वर्ण जो बिना खड़ी पाई के लिखे जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है 9। अब खड़ी पाई के बगैर भी तो लिखे जाते, सो ये लिखा है ना डो में क्या, ये डो लिखा है, इसमें क्या खड़ी पाई आ रही, नहीं आ रही ना। छ लिखा, छ में खड़ी पाई आ रही, नहीं लिखा है। टो में भी खड़ी पाई नहीं है, ठो में भी खड़ी पाई नहीं है, खड़ी पाई का मतलब पूरा, रो में भी खड़ी पाई नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे वर्ण जो बिना खड़ी पाई के लिखे जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है 9 है। ये 9 लिख दी मैंने, कितनी संख्या, ये 9 है। अब इनके आगे देखो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात जो कह रहा है कि इन 9 वर्णों में से र वर्ण को छोड़कर, किसको, सिर्फ र वर्ण को छोड़कर बाकी 8 वर्ण को गोलाकार वर्ण कहते हैं। अब गोलाकार वर्ण कहते हैं क्योंकि इन 8 वर्णों को लिखने के लिए नीचे वाला भाग गोल घुमाया जाता है। देखो रो को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो भी हम लिखेंगे ना उसको नीचे से घुमाना पड़ेगा। जैसे घुमा दी नीचे, छो लिखना, छो को नीचे से घुमा दिया, और टो लिखना, टो को नीचे से घुमा दिया, ठो को भी नीचे से घुमा दिया, ढक्कन को भी नीचे से घुमा दिया, सिर्फ ह को नहीं, हा को देखो, ह को भी ऐसे घुमा दिया, सिर्फ रो को नहीं घुमाया था। इन 9 में से रो एक ऐसा वर्ण है, रो एक ऐसा वर्ण है जिसको नीचे से नहीं घुमाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन 9 में से 8 को क्या बोलते हैं, गोलाकार वर्ण। तो आपको ध्यान रखना कि गोलाकार वर्ण कौन से, ये वाले सब क्या है, गोलाकार वर्ण है। क्या लिखता है आगे, इन 8 थोड़ा सा इन 8 वर्णों को आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो गोलाकार वर्णों को आधा लिखने के लिए हलंत चिन्ह, हलंत का मतलब ये ऐसे, हलंत का मतलब होता है ये ऐसे नीचे हलंत लगाना। ठीक है, जैसे लिख दिया, हो को कैसे लिखेंगे, हलंत ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो ये अगर टो को आधा लिखना तो ऐसे नीचे लिख देंगे ना, टो को आधा लिखेंगे, ऐसे आधा थोड़ा हो जाए, सही नहीं लिखे ना, तो इसको सही लिखने के लिए आधा लिखने के लिए नीचे टो लिख के नीचे हलंत लगा देंगे। तो घुमा के क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले। देखो अगर आपसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन अगर बन लिया, शुद्धिकरण से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लिख दिया, देखो अगर मान लो लिख दिया द लिख दिया, अब द को आधा कैसे लिखेंगे, ऑप्शन दे दिया ऐसे, एक तो 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, और एक 2 ये हो गया, और एक ऑप्शन हो गया ऐसे 2 लिख के नीचे हलन लगाना। तो पूछेगा कि 2 इनमें से आधा लिखने का तरीका सबसे अच्छा कौन सा है, तो यही वाला है। ठीक है, चलिए
हमने ये देखा। अब इसमें देखो जो र वर्ण है उसको क्या बोलते हैं, र वर्ण को रेप वर्ण भी कहते हैं, र वर्ण को रेप वर्ण भी कहते हैं। तो ये हमने देखा, जितना भी व्यंजन से क्वेश्चन बनता था हमने सभी देखे हैं। उम्मीद है कि व्यंजन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।